हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 यानी कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को मॉडल आंसर के रूप में डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत एक संघात्मक राज्य व्यवस्था के रूप में या फिर भारत एक संघात्मक राज्य के रूप में। आज आप सभी को मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके सभी को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज मैं आप लोगों के साथ भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाले राज्य के रूप में भारत की क्या रूपरेखा है इस पर डिस्कशन करूंगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले संघवाद क्या होता है, संघवाद की मैं डिफिनेशन को डिस्कस करूंगा। तत्पश्चात भारत की एकात्मक विशेषताएं क्या क्या है, भारतीय राज्य की संघात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं, और अंत में क्या भारत एक एकात्मक व्यवस्था वाला राज्य है या संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य है या दोनों का सम्मिश्रित स्वरूप यानी कि अर्ध संघात्मक राज्य व्यवस्था वाला राज्य है। इस पर मैं कंक्लूजन के रूप में डिस्कस करूंगा। तो मॉडल आंसर के रूप में हमने जो प्रश्न यहाँ पर लिया है वह प्रश्न अपने आप में पूरे टॉपिक को कवर करता है। हमने प्रश्न लिया है कि भारत का संविधान केंद्र को राज्यों से अधिक मजबूत बनाता है। इसका मतलब हो गया कि एक एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं जो हैं वह ज़्यादा है। एकात्मक व्यवस्था मतलब कि शक्तियां किसी एक के पक्ष में ज़्यादा झुकी हुई है। तो प्रश्न है कि केंद्र को राज्यों से अधिक मजबूत बनाता है, यानी कि यहाँ केंद्र के पास शक्तियाँ राज्यों की तुलना में अधिक है और एक अर्ध संघीय राज्य व्यवस्था प्रदान करता है, यानी कि भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों व्यवस्था की सम्मिश्रित विशेषताएं पाई जाती है और इसीलिए इसे अर्ध संघीय कहा गया है। यानी कि पूर्ण रूप से भारत संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य नहीं है बल्कि एक अर्ध संघीय व्यवस्था वाला राज्य है जिसमें आधी संघात्मक और आधी एकात्मक विशेषताएं पाई जाती है। तो यह आज का हमारा टॉपिक है। यह 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि संघात्मक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पिछले कुछ वर्षों से मुख्य परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं और हाल ही के समय में अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों में चाहे राज्यपाल के पद के जरिए राजनीतिक मिसयूज की बात हो या फिर सीबीआई के यूज को लेकर हो या फिर केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों में केंद्र और राज्य के मध्य मतभेद के इशू हों, तो इन सब मामलों में अगर देखें तो केंद्र और राज्य के मध्य कुछ राज्यों में संबंध बिगड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आगामी मुख्य परीक्षा के लिए। तो प्रश्न आज का मॉडल आंसर शुरू करते हैं। आज का मॉडल आंसर में हम यही शुरू करेंगे, भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाले राज्य के रूप में। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा है। देखिए, सबसे पहले मैं संक्षेप में बता दूं कि संघवाद क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा, पहली लाइन चूंकि इंट्रोडक्शन है, तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत को एक संघात्मक व्यवस्था घोषित किया गया है। संघात्मक व्यवस्था की परिभाषा क्या है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियाँ विभाजित होगी संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाएगी। यानी कि जहाँ पर न तो केंद्र पूरी तरह शक्तिशाली होगा और न ही राज्य पूरी तरह शक्तिशाली होंगे, बल्कि केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियाँ विभाजित होगी। जैसे भारत में पूरे सब्जेक्ट को 3 लिस्ट में बांटा गया है। संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और कुछ विषय जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है वह समवर्ती सूची में आएंगे और दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। यानी कि भारत में शक्तियां ना तो पूरी तरह केंद्र के पास है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की जो शक्तियां हैं तो लॉ एंड ऑर्डर संबंधी कार्य स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, वहीं डिफेंस का जो काम होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो भारत में केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियां का विभाजन है, इसीलिए हम इसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था की परिभाषा है ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियां विभाजित हो। केस वियर ने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक बताया है। केस वियर एक पॉलिटिकल थिंकर हैं। इनका कहना है कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं पाई जाती है, इसीलिए यह एक अर्ध संघीय है। भारत में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन शक्तियों का झुकाव केंद्र के पक्ष में अधिक है। भारत में निस्संदेह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां विभाजित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जहां पर नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, फॉरेन पॉलिसी की बात आएगी, डिफेंस की बात आएगी, कम्युनिकेशन की बात आएगी, तो वहां पर केंद्र सरकार ही दोनों में केंद्र और राज्यों के में
केंद्र सरकार के पास ही शक्तियां अधिक झुकी हुई है, यानी कि केंद्र को मजबूत बनाया गया ताकि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रह सके। तो यह था इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक एकात्मक व्यवस्था वाला राज्य है। एकात्मक व्यवस्था का राज्य का मतलब कि भारत में शक्तियां केंद्र के पक्ष में अधिक है, किसी एक के पक्ष में अधिक है, और वह केंद्र सरकार। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? तो पहला है एकल संविधान। भारत के अंतर्गत सिर्फ एक ही संविधान को बनाया गया है। यहाँ पर जो संविधान ऐसा नहीं है कि राज्यों के पास अलग संविधान है और केंद्र के पास अलग संविधान है। भारत में सिर्फ और सिर्फ एक संविधान है, ठीक है। यहाँ पर एकल संविधान की व्यवस्था की गई है। संविधान द्वारा केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ भी उनके पास हैं। इतना ही नहीं, संविधान में अगर संशोधन संबंधी अधिकार आएंगी तो वहाँ पर राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार के पास ही अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला है एकहरी नागरिकता। संविधान के द्वारा भारतीयों को एकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। भारतीय नागरिकों के भारतीय होने का कारण यहाँ नागरिकता प्राप्त है। यहाँ नागरिकता का जो विषय है वह केंद्र सूची के पास है। ऐसा केंद्र को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। एकहरी नागरिकता यानी कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि हम बिहार के नागरिक हैं तो हमें बिहार के नागरिक होने के नाते नागरिकता प्रदान किया गया। हमें सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होने के नागरिकता प्रदान की गई है। यानी कि यहाँ पर जो भारत जो है वहाँ पर भारत यानी कि नेशन इंटरेस्ट की बात है। तो यहाँ पर राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमें नागरिकता प्रदान की गई है, ना कि बिहार या यूपी हिमाचल प्रदेश के नागरिक होने के नाते। तो यहाँ पर एकल संविधान एकल नागरिकता की बात की गई है। अगला है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि निस्संदेह राज्यों में उच्च न्यायालय और केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के खिलाफ भी अपील आप सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। तो न्यायपालिका में कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ही श्रेष्ठ है, जो कि केंद्र के पास होती है। केंद्र के पास नहीं होती, लेकिन उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च है और उच्च न्यायालय मुख्यतः राज्य में माने जाते हैं। आपात शक्तियां केंद्र के पक्ष में झुकी हुई है। चाहे आपात शक्तियां का वर्णन आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। तो इनमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग की बात आएगी तो वो केंद्र सरकार वहां पर शक्तिशाली होगी। आर्टिकल 352 का प्रयोग करके आप राष्ट्रीय आपातकाल का यूज करो, या फिर आर्टिकल 360 का प्रयोग करके आप वित्तीय आपातकाल की घोषणा करो। इसके लिए आपको संसद की अनुमोदन की जरूरत होती है, और संसद यानी कि केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार की विधायिका। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही शक्तिशाली है। वहीं अगर आर्टिकल 356 के जरिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन सिफारिश की बात हो तो इस मामले में भी आप देखेंगे कि संसद में साधारण बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं शक्तियां केंद्र के पक्ष में जाती है। शक्तियों का झुकाव केंद्र के पक्ष में, ये महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि शक्तियों का झुकाव केंद्र के पक्ष में अधिक कैसे है। तो भारत में जितने भी विषय हैं जिस पे कानून बनाना संभव है, तो उसे 3 सब्जेक्ट में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के जो भी विषय हैं, रेलवे, डाक, तार, बैंकिंग, कॉमर्स इत्यादि से संबंधित सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को है। राज्य सूची जैसे आप कृषि को लें, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लें, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को है। समवर्ती सूची ऐसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एजुकेशन, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। अब बात है कि चूंकि संघ सूची पर विषय केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर विषय राज्य विधानमंडल बनाएगी, तो समवर्ती सूची पर विषय दोनों मिलकर कैसे बनाएंगी। तो देखिए, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें मिल दोनों कानूनें बना सकती है। अगर एक ही विषय पर, जैसे कि एक विषय हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है एजुकेशन, शिक्षा एक विषय है, और अगर इसी विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना देती हैं तो वहां पर कन्फ्लिक्ट की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून वहां पर मान्य होगा। लेकिन अगर राज्य सरकार
इसी विषय पर कानून बनाए जिस पर केंद्र सरकार बना दे और संवर्ती सूची का विषय है, और वह राज्य सरकार माननीय राष्ट्रपति से उस विषय पर बनाए गए कानून के संबंध में सहमति प्राप्त कर लेती है, तो उस राज्य में, उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में उस राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे हमने देखा कि शिक्षा विषय पर अभी हमने देखा, यानी कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। तो यहाँ पर इसका वर्णन किया हुआ है। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां ऐसे कुछ विषय हैं जो इन तीनों आर्टिकल में नहीं आएंगे, तो वे अवशिष्ट शक्तियां आएंगी जो केंद्र सरकार के पास होंगी। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार निस्संदेह राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची के विषय होते हुए भी उस पर संसद कानून बनाएगी, जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, इन सभी विषयों पर राज्य सूची के सब विषय होते हुए भी संसद इस पर कानून बनाएगी। तो ये हो गए जिस पर है कि भारत का जो संविधान है वह एकात्मक व्यवस्था है, यानी कि भारत में केंद्र सरकार शक्तिशाली है। और भारत में केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि भारत की जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना था। जब भारत का संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने आपस में डिस्कस किया कि भारत की जो व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शक्तिशाली केंद्र की बात की। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। जब आप ये सब टॉपिक करेंगे ना, तो ये जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने शक्तिशाली केंद्र की बात की, तो इसे आप लिखते जाएं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसे मॉडल आंसर में लिखना संभव नहीं होता, लेकिन डिस्कशन के दौरान जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है, तो उसे आप लिखते जाएं और यथासंभव आप वहाँ पर आंसर के रूप में इसे शामिल करें। तो हमने देखा एकात्मक विशेषता, जहाँ पर केंद्र के पक्ष में शक्तियाँ झुकी हुई है। अब देखेंगे संघात्मक व्यवस्था, यानी कि जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों इक्वल हैं, केंद्र की वरीयता जहाँ पर नहीं दी गई है। ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि यहाँ पर न तो केंद्र सरकार ही शक्तिशाली है, नहीं केंद्र सरकार सर्वोच्च है, न राज्य सरकार सर्वोच्च है, बल्कि सर्वोच्च यहाँ पर कौन है? तो हमारा संविधान सर्वोच्च है। लिखित संविधान संघवाद की प्रथम विशेषता है। यहाँ संविधान क्या है? लिखित है संविधान। भारत में केंद्र एवं राज्यों के अलग अलग कार्य एवं अधिकार निर्धारित किए गए हैं और जिसका लिखित विवरण भारतीय संविधान में भी किया गया है। भारत में कोई भी शक्तियाँ संविधान से ऊपर नहीं है, यानी कि भारत में क्या है? संविधान जो है वह सर्वोच्च है। अगली संघात्मक विशेषता है संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में वर्णित संशोधन की प्रक्रिया पूर्णतः संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है। कुछ संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था से संबंधित प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, लोकसभा या राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व बढ़ाने से संबंधित प्रावधान, ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जिस पर संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। और यह संशोधन की प्रक्रिया इसीलिए जानबूझकर जटिल बनाया गया है ताकि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से अपने फायदे के लिए संविधान का दुरुपयोग न कर सके। इसीलिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिस पर संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यकता होती है और मुख्यतः संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सभी प्रावधान इस दायरे में आते हैं। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को संविधान की रक्षा का अधिकार दिया गया है, संविधान की व्याख्या का अधिकार दिया गया है और ये किसी भी ऐसे कानून को निष्प्रभावित कर सकते हैं जो विधायिका द्वारा बनाए गए हैं लेकिन संविधान की मूलभूत ढांचे का उल्लंघन कर सकते हैं। यानी कि संसद या राज्य विधानमंडल मनमाने तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकती, बल्कि भारत में न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उसकी संवैधानिकता की जांच करती है और अगर वे संविधान के मूलभूत ढांचे के अगेंस्ट पाए जाते हैं तो उसे न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित करती है। यानी कि भारत में जो न्यायालय है वह पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अगला है शक्तियों का विभाजन।
यह निस्संदेह संघात्मक विशेषता है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन कहने का मतलब हुआ कि केंद्र और राज्यों के मध्य मुख्यतः 3 प्रकार की शक्तियों की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है, जिनमें विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची हमने डिस्कस किया, वित्तीय विषय और प्रशासनिक अधिकार। ऐसे ये 3 अधिकारों की मुख्यतः चर्चा की गई है, 3 शक्तियों की चर्चा की गई है, जिस पर केंद्र और राज्यों के मध्य पूरी तरह से इनके अधिकारों को डिफाइन करके विभाजित किया गया है। यानी कि शक्तियां यहाँ पर विभाजित हैं। स्थानीय महत्व के इशू जो हैं वह राज्य सरकार के पास हैं, और राष्ट्रीय महत्व के जो इशू हैं, मुद्दे हैं, विषय हैं, वे केंद्र सरकार के पास हैं। और इस तरह से दोनों के मध्य शक्तियां विभाजित की गई है। तो इस प्रकार से अभी हमने ऊपर डिस्कस किया केंद्र और राज्यों के मध्य के संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य एकात्मक संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य संघात्मक व्यवस्था। हमने देखा कि केंद्र किस प्रकार से भारत में एकात्मक विशेषता है। एकात्मक विशेषता कहने का मतलब कि शक्तियां एकात्मक, यानी कि एक जो वर्ड आता है, यानी कि शक्तियां एक के पक्ष में झुकी हुई है। इट मीन्स सेंटर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शक्तियां हैं और शक्तियां केंद्र के पक्ष में झुकी हुई है। संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक विशेषता, यानी कि शक्तियां न तो केंद्र के पास ज़्यादा है, न तो राज्य के पास ज़्यादा है, बल्कि दोनों के पास है। वहीं केसीवियर ने इसे अर्धसंघीय कह दिया। उन्होंने कहा कि न तो पूरी तरह केंद्र के पास शक्तियां हैं, न तो राज्यों के पास, बल्कि भारत में जो है वह पूरी तरह से न तो संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है और न ही एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है, बल्कि यह अर्धसंघीय है। दोनों के आधी आधी विशेषताएं भारत में पाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद निसंदेह भारत में अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, लेकिन शक्तियां जो है वह केंद्र के पक्ष में अधिक झुकी हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। संविधान से यह स्पष्ट है कि शक्तियां केंद्र के पक्ष में अधिक झुकी हुई है। ऐसा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किया गया है। हमने ऊपर डिस्कस किया कि संविधान निर्माण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसकी बात की थी और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की बात की। जब उन्होंने आर्टिकल 356 के प्रयोग की बात की तो उन्होंने कहा था कि यह लास्ट विकल्प है जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग केंद्र के द्वारा किया जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाती है। संविधान की जो व्याख्या का अधिकार जो है वह केंद्र सरकार को नहीं बल्कि न्यायालय को सौंपा गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय राज्य व्यवस्था का उपबंध करता है। अर्धसंघीय यानी कि भारत में जो पूरा कंक्लूजन जो इस मॉडल आंसर का निकल कर सामने आया, जो आज का हमारा टॉपिक था, वह है कि भारत न तो पूरी तरह एकात्मक व्यवस्था का राज्य है और न ही संघात्मक, बल्कि एक अर्धसंघीय राज्य व्यवस्था का उपबंध करता है। तो संघात्मक व्यवस्था से किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, अगर प्रश्न आएंगे तो इसे मुख्यतः 2 या 3 एस्पेक्ट्स में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। या तो पूछा जा सकता है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य व्यवस्था, इसे डिफाइन करें, या भारत में संघात्मक व्यवस्था, इसे डिफाइन करें, एकात्मक इसे डिफाइन करें, या फिर क्या आपको लगता है कि भारत एक ऐसी संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य है जहां पर केंद्र के पक्ष में शक्तियां अधिक झुकी हुई है। तो इस टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा के दौरान। लेकिन प्रश्न किसी भी तरह का आए, जो इसका आंसर होगा मुख्यतः जो मेन जो उसमें ऐड करना होगा, आपको एकात्मक विशेषता वहां पर ऐड करना होगा, इसके बाद संघात्मक विशेषता ऐड करना होगा, और अंत में आपको यही कंक्लूजन के तौर पर दिखाना होगा कि भारत न तो पूरी तरह एकात्मक व्यवस्था वाला राज्य है और न ही पूरी तरह यहाँ पर संघात्मक विशेषताएं देखने को मिलती है, बल्कि भारत के अंतर्गत एक अर्धसंघीय राज्य व्यवस्था का उपबंध किया गया है और ऐसा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के मद्देनजर किया गया है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक का मॉडल आंसर फिनिश हुआ। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आप लोगों का कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी किसी तरह की डाउट हो तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।